नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ। आज हम बात करेंगे सियासत की, या फिर जिस तरह से झाबुआ का एक मामला है उसको देखकर भी आप चौंक जाएंगे कि सियासत में ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसी 5 खबरों पर चलते हैं। पहले आप समझ लेते हैं आपसे कि क्या है आज की 5 बड़ी खबरें। फैसलों पर रार, सियासत का वरदान, लाल आतंक पर लगाम कब, क्यों बढ़ रहा कोरोना का खतरा, हारेगा कोरोना जीतेंगे हम। तो चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मनोज सैनी और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर सियासत से जुड़ी। मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर एक बार फिर मसला गरमाया हुआ है। दरअसल जिस तरह से खबरों के बारे में कहा जा रहा है, सियासत इस बात को लेकर है कि सरकार ने यह तय कर दिया है, वर्तमान सरकार ने, कि वो मामले जो पूर्ववर्ती सरकार में फैसले लिए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में लिए गए फैसलों को लेकर बयान दिया है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, उसके बाद भी लगातार फैसले लिए जा रहे थे, बड़े बड़े टेंडर जारी किए जा रहे थे, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, हर दिन एक नया ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी की जा रही थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब जांच का विषय तो है ही, हमने सीएम सिंह चौहान से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अल्पमत के दौरान फैसले लेकर लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर सरकार से जा चुके थे और राज्यपाल ने अल्पमत की जानकारी पत्र के माध्यम से तत्कालीन सीएम कमलनाथ को दे दी थी, इसके बाद भी अल्पमत की सरकार टेंडर ट्रांसफर कर रही थी। लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया, उसके बाद फिर सियासत गर्मा गई। पीसी शर्मा ने कह दिया कि जरा संभल जाइए आप, हम लोगों को निशाना मत बनाइए, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अब क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने और पीसी शर्मा ने, पहले ये सुन लेते हैं, फिर इस खबर पर चर्चा करेंगे। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार अल्पमत में और कैबिनेट हो रही है। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है नहीं, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर एमओएस बनाकर इनकी सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही, पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कामरेज झगड़ा क्यों रही है? मंत्री गए हैं, उन पर दबी लगने की है, क्योंकि सरकार गई उसके 20 दिन पहले तक तो थे वो मंत्री। वो लगता है ये कुछ स्ट्रेटजी है आरएसएस बीजेपी की, इसके बहाने इन 6 लोगों पे और बाकी लोगों पे एक दबाव बना रहे। चलिए, तो यह भी बड़ा दिलचस्प है। सरकारें बदलती है तो सियासत गर्माती है। पहले यही सरकार यानी कमलनाथ की सरकार कुछ और जांच में लगी थी, अब सरकार बदल गई है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जिस तरह से पोस्टिंग और ट्रांसफर हुए, क्यों ना उनका जांच करा ली जाए एक मंत्री समूह बनाकर। क्या है मसला और कितनी गरमाई सियासत? आमिर जोड़ रहा है मेरे साथ इस वक्त। आमिर, मध्य प्रदेश की सियासत दिनों दिन नए रूप में दिखाई दे रही है। अब ताजा मामला यह है कि नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि जांच करा ली जाए मंत्री समूह बनाकर। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये तो सब चलता रहता है और यही होता है, सरकारें बदलती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो अब निजाम बदलते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी यही आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की सरकार में हुए कामों की जांच कराई जाएगी और बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। चाहे वो सिंगस्त की बात कर ली जाए, चाहे वो इससे पहले तमाम बात कर ली जाए, उसमें यही कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार में इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार किया गया है बीजेपी के नेताओं द्वारा। वैसे ही अब जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार
सरकार वापस मध्य प्रदेश में काबिज हुई है। तो अब मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके कहा गया है कि एक मंत्रियों का समूह बनाया जाना चाहिए। और जब अल्पमत में कांग्रेस की सरकार थी, खुद राज्यपाल ये कह रहे थे पत्र लिखकर कि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में हो चुकी है। उसके बाद भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं, कई टेंडर दिलवाए हैं, कई ट्रांसफर कराए गए हैं। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको ये भी बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो तब भी बड़ी बड़ी बातें यही की जा रही थी, चाहे वो ई टेंडर घोटाले की बात हो, चाहे EOW में बड़े बड़े घोटालों की जांच चल रही थी। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि तत्कालीन मंत्री और विधायक इसके घेरे में आएंगे और उनके खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस वक्त जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो जांच कराने के लिए राजी थी और यही कहती थी कि सरकार जांच कराने का कह रही है, सवाल लेकिन ये अभी तक जांच नहीं करवाई है। आमिर, सवाल है ये है कि ये सिर्फ सियासत का बयान है या आपको लग रहा है कि सरकार इस तैयारी में है, जांच कमेटी बनाएगी और जांच करा लेगी? देखिए, इस बात को कहा यह भी जा सकता है कि फिलहाल जब मध्य प्रदेश में 24 से 25 सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में जब कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हुए, मध्य प्रदेश में वापस बीजेपी की सरकार बनी है, तो अब यही कहा जा रहा है कि साफ तौर पर आपने उन मंत्रियों के बयान भी सुने होंगे। जो 2 मंत्री बनाए गए हैं, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो जब वो कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं तो एक अलग बात देखने को मिलती है, क्योंकि वो खुद कांग्रेस के खेमे से वापस बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस का खेमा छोड़कर आए हैं। तो बीजेपी भी यही कहती है कि ये लोग कांग्रेस में थे तो इनको ज्यादा हकीकत मालूम है, और आज जिस तरह से ये बयान करते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो इसलिए आपने गोविंद सिंह राजपूत का भी बयान सुना होगा, सीधे तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार में हुए कामों की बखान किया जा रहा था, उन्हें अपना काम बताते हुए उसी को ही राजनीति कराई जा रही थी। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी, किस तरह से घोटाला हुआ है, क्या कुछ भ्रष्टाचार किए गए हैं, किस तरह से ट्रांसफर उद्योग चलाया जा रहा था, तो सीधे तौर पर जब इसकी जांच शुरू होगी तब तक उपचुनाव आ जाएंगे और उपचुनाव में यही बात की जाएगी कि हम जांच करवा रहे हैं सरकार की। सरकार में जब रहते हुए आखिरी चरण में थी, जब अल्पमत में हो चुकी थी सरकार, उसके बाद भी कई घोटाले किए गए थे, ट्रांसफर किया गया, पोस्टिंग की गई और उसके बाद में जो लोगों को जो है बड़े बड़े टेंडर भी दिलवाए गए थे। तो इसका लाभ भी जो है उपचुनाव में मिल सकता है, क्योंकि कई बयानबाजियां होना है। आपने बात दिलचस्प कही है आमिर, और मुझे लग रहा है कि ये तमाम सारा जो खेल दिखाई दे रहा है उपचुनाव को लेकर है। उपचुनाव से पहले दोनों ही सरकारें ये देख लेना चाहती थी। पहले जब कमलनाथ सरकार थी तो वो निशाना बना रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जिन नेताजी ने आरोप लगाए उन पर भी निशाना बनाया था, ये हम सभी जानते हैं। और अब सरकार बदली है तो जवाब तो देना पड़ेगा, और चुनाव से पहले ये सब खूब देखने को मिलेगा। आमिर, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश की झाबुआ से है। विक्रांत भूरिया ने बरदान अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया। बता दें कि विधायक कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं विक्रांत भूरिया। बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर सहित बीजेपी नेताओं पर परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके चलते अब अस्पताल बंद करने का निर्णय लिया है। सियासत का वरदान, दरअसल ये खबर है आज की। ये खबर इसलिए सियासत का वरदान है, आपने वरदान को देते हुए देखा होगा कि फलाने व्यक्ति ने वरदान दे दिया, ये उसको वरदान मिल गया, लेकिन यहां तो वरदान जाने की तैयारियां शुरू हो गई, जैसा कह रहे हैं विक्रांत भूरिया। और क्या कहा विक्रांत भूरिया ने, ये सुनते हैं। इसका एक ही कारण है, राजनीति। जो हम ये अस्पताल 8 साल से चला रहे हैं और 8 साल से जितनी सेवाएं हम लोगों को दे सकते हैं, हमने पूरा प्रयास करा है, पूरे ईमानदारी से काम करा है, दिन हो रात हो मेहनत कर करा है। मैं और मेरे भाई दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फिर भी हम झाबुआ क्षेत्र में हमने अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया था और हम पूरी तरह से ईमानदारी से देते हैं। पर कुछ लोग हैं जो राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए किसी भी तरह अस्पताल बंद करवाना चाहते हैं और कोई उनका कोई कारण नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति की जान बचाने का सवाल होता है तो किसी भी तरह से उसमें राजनीति मत करो। यहाँ पर जब कोई मरीज आता है तो ये नहीं देखा जाता था कि वो कांग्रेस का है, बीजेपी का, वो इंसान है, वो इंसान समझ कर इलाज करा जाता है। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के लोगों का भी इलाज यहाँ पर हुआ, उनके परिवार के इलाज का जरूरत पड़ी। मैं सोचता हूँ कि भगवान ना करे अगर उनके परिवार में उनका बेटा, बेटी या फिर कोई उनकी पत्नी या फिर परिवार में कोई अगर बीमार पड़ेगा तो क्या वो अस्पताल, अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहेंगे?
वो क्या ये फिर भी ये घृणाभाव रखेंगे कि किसी भी तरह से बर्दाश्त में इलाज नहीं होना चाहिए। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डॉक्टर्स कोरोना के चलते अस्पताल खोलने में, क्लिनिक में बैठने में डर रहे हैं। ऐसे समय में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जब हमारा अस्पताल को पंजीयन करा गया कोरोना की सेवा के लिए, तो आप किस हद से जिला अस्पताल में अगर किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती तो आप नहीं आने दे रहे हैं इमरजेंसी में। ये भी सत्ता का खेल है। जैसा हम आपको कह रहे थे कि वरदान आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को ये वरदान मिल गया, लेकिन यहां वरदान जाने की तैयारी है और विक्रांत भूरिया इसी बात से डरे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वरदान चला जाए, तो उन्होंने कहा कि हम खुद ही वरदान छोड़ देते हैं। पर क्या इतना आसान है? इतना बड़ा आपने एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, ये सिर्फ सियासी बयान है या सही में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? चलिए समझ लेते हैं। और ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये आरोप लगा क्यों, और जो जिन पर आरोप लगा है सांसद है गुमान सिंह, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रवीण से समझते हैं, हमारे संवाददाता झाबुआ से जुड़ रहे हैं। प्रवीण, काफी सियासत इस समय झाबुआ में गरमाई हुई है और झाबुआ की सियासत को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि वहां भूरिया वर्सेस भूरिया देखने को मिलता है। कभी कभी अब भूरिया और गुमान सिंह एक नए सामने आ गए, जो पहले अफसर रहा करते थे, आजकल राजनीति कर रहे हैं। आरोप में कितनी दम है, और ये भी बताइए क्या वास्तव में बंद करने की तैयारी है या सिर्फ सियासी बयान? हाँ, जहाँ तक ये एक सोशल मीडिया में इनकी एक पोस्ट आई थी, डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो वर्तमान विधायक कांतिलाल भूरिया जी के पुत्र हैं, इस सोशल मीडिया में इनकी पोस्ट आई है। इनका ये कहना है कि हॉस्पिटल अपनी सेवाएं बंद कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये हॉस्पिटल चलने नहीं देना चाहते हैं। और इस पर विशेष रूप से उन्होंने 6 के सांसद गुमान सिंह नामों और एक अन्य भाजपा नेता ओम शर्मा के ऊपर ये आरोप लगाया है कि मुख्य रूप से ये लोग हमारे हॉस्पिटल को चलने नहीं देना चाहते हैं, जबकि 8 वर्ष पूर्व इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सेवा के लिए हॉस्पिटल की शुरुआत की जी। लेकिन प्रवीण, इसमें सवाल यह है कि गुमान सिंह से आपकी बात हुई है? उन पर जो आरोप लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक संपर्क की बात की, संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है इस मामले में। लेकिन ये जो मामला, दरअसल उनका ये कहना था, डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जो पोस्ट डाली उसमें ये कहा गया कि कल एक महिला जो जुड़वा बच्चे जिसको होने वाले थे और उस महिला की डिलीवरी होने वाली थी, इमरजेंसी में उस महिला को ऑपरेशन करना पड़ा, जरूरी था, लेकिन इन लोगों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर को एनेस्थीसिया देने के लिए नहीं आने दिए और ये इमरजेंसी में महिला को दाहोद भेजना पड़ा। ये इसका मुख्य कारण ये बता रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है प्रवीण, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। और ये थे प्रवीण झाबुआ से, जो ये कह रहे थे कि कोई महिला की डिलीवरी का मामला था, उसको लेकर ये मामला गर्मा गया और अब जब तैयारी बंद होने की है तो ये कहने लगे कि हम बंद कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विक्रांत भूरिया भी इतना बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि ये मसला झाबुआ का है और झाबुआ आदिवासी अंचल है, वहां वैसे ही स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर नहीं है। ऐसे में एक अच्छा अस्पताल यदि बंद हो जाता है तो ये लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ होगा और बड़ा नुकसान भी होगा। अब अगली खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से नक्सल प्रभावित मदनवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। बता दें कि पुलिस टीम क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक AK-47, एक SLR और 2 12 बोर की राइफल बरामद की है। और यह भी बड़ा सवाल है यहाँ कि जिस तरह से ये लाल आतंक पर लगाम की जो बात कही जाती है, आखिर लगता क्यों नहीं है? और इस वक्त तो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, लोगों का निकलना मुश्किल है, बाहर आ नहीं रहे, ऐसे में ये कैसे? चलिए समझते हैं। सब इंस्पेक्टर लोग थे, उन लोगों के नेतृत्व में एक पार्टी निकली थी, तीनों थाने की ज्वाइंट पार्टी थी, टोटल 28 लोग थे उसमें। और मदनवाड़ा से श्याम किशोर शर्मा और कोका थाना से द्विवेदी सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जो है, उनके नेतृत्व में टीम गई हुई थी। ये गांव का कॉर्डन लगा रहे थे करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 9:30 बज रहा था। तो गांव के लेफ्ट साइड से जो कॉर्डन श्याम किशोर शर्मा लगा रहे थे, उनकी पार्टी के साथ नक्सलियों की जो पार्टी तब निकल रही थी शायद खाना खा के, उनका आमना सामना हो गया और फायरिंग खुली उन लोगों की तरफ से। उसके बाद फिर जवाबी फायरिंग हुई श्याम किशोर शर्मा की पार्टी की तरफ से। तो शुरुआत में 2 नक्सली ढेर हो गए, लेकिन उसी गोलीबारी में उनकी तरफ से श्याम किशोर शर्मा चूँकि कॉर्डन लगा रहे थे, उस समय ओपन पैच में थे, कोई आड़ नहीं थी, तो उनको भी एक बुलेट लगी
थोड़ी देर तक उसके बाद वहाँ से नक्सली भागे जो 7 के आसपास थे उस समय, उस एम्बुश में, जो हमारे एम्बुश में थे तो वो दूसरी तरफ भागे। तो दूसरी तरफ पार्टी जो बैठी थी उसमें से उन लोगों ने 2 लोगों को और मतलब इनकाउंटर किया। तो थोड़े करीब 40 मिनट तक ये चलता रहा। 40 मिनट बाद फिर हमने जब देखा श्याम किशोर की तरफ, शर्मा की तरफ, हमारी टीम के लड़कों ने देखा कि वो कहाँ पर है, तो वो तब तक शहीद हो चुके थे। 3 बॉडी तो वहीं पे घटनास्थल पे थी। एक बॉडी करीब 50 मीटर और आगे पड़ी थी, जिसको मतलब गोली लगी थी, वो आगे जाके गिर के मरा था। चलिए, एसपी साहब थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद एक उनके सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। उनको हम भी सादर नमन करते हैं। लेकिन घटनाक्रम हुआ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन का मौका है, ऐसे में इस तरह से लाल आतंक फिर दिखाई देना बड़े सवाल है। सरकार दावे करती रही, वहां सरकार इस वक्त कांग्रेस की है, बघेल सरकार है, बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त सूर्यकांत मेरे साथ जुड़ रहे राजनांदगांव से। सूर्यकांत, ये मुठभेड़ किस तरह हुई? जैसा बता रहे थे एसपी साहब कि इसमें 3 नक्सली भी मारे गए हैं और एक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो भी शहीद हुए हैं। उसके बाद और किस तरह की कार्रवाई हुई है? और श्याम किशोर जो शहीद हुए हैं उनका शव अभी कहां है? क्या घर पहुंचा दिया गया? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है मानपुर थाना के परदौनी इलाके का है, जहां बीती रात जो है 10 से 11 बजे के बीच जो है नक्सलियों की छिपे होने की सूचना पर कोहका, मानपुर और मदनवाड़ा की टीम जो है सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान जो है नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में जो है 4 नक्सलियों को पुलिस ने जो है ढेर कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो है मदनवाड़ा जो थाना प्रभारी हैं वो इस दौरान जो है पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गए और जिनका पार्थिव शरीर जो है राजनांदगांव लाया गया था और राजनांदगांव से उसे जो है सरगुजा, उनके जो गृह ग्राम जो है हेलीकॉप्टर से जो है भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव जिला शुरू से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और मानपुर, मदनवाड़ा और ये जो कोहका इलाका है लगातार यहाँ नक्सलियों की पैठ रही है। और पिछले कई सालों से जो है चाहे वो रमन की सरकार हो, चाहे अभी वर्तमान में कांग्रेस की भूपेश सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही, लेकिन सफलता उतनी ज्यादा अभी तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि हम बात करें बस्तर और राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव बस्तर के बाद भी जो है बड़ा नाम है, जहाँ एक एसपी शहीद हो जाते हैं 28 जो है पुलिस जवानों के साथ कुछ सालों पहले, और इस तरीके की जो है घटना अभी जो है वर्तमान में सामने आ रही है। चलिए सूर्यकांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि जब इस तरह घटनाक्रम सामने आते हैं उसके बाद भी ये थमता क्यों नहीं है? चाहे सरकार पहले रमन सरकार रही हो या वर्तमान में बघेल सरकार, दावा ये किया जा रहा है कि नक्सलियों पर हम लगातार लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन है पर नक्सली लॉक नहीं हुए। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर फिर मध्य प्रदेश से ही आ रही है, जहां कोरोना का कहर एक बार देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहर कहीं और नहीं बल्कि राजधानी भोपाल में है। यहां लगातार कोरोना के कहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि संख्याएं बढ़ती जा रही है और इस संख्या के बीच में ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ा है, भोपाल में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। राजधानी में एक साथ मिले करीब 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज, एक थाना प्रभारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जीएमसी के एक डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और जीएमसी हॉस्टल से भी मिले हैं पॉजिटिव। हॉट स्पॉट जो जहांगीराबाद है वहां 15 नए मामले सामने आए। इसी तरह मंगलवार की बात करें तो वहां 10 मामले सामने आए। मंगलवार में एक दिलचस्प बात तो नहीं कहेंगे, चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि 2 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जहांगीराबाद में 6 और 9 साल के 2 बच्चे भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। और आप देखिएगा इस वक्त पुलिस वहां खड़ी हुई है। बाकायदा सरकार का ये प्लान है, भोपाल के जो अफसर हैं उनका ये प्लान है कि किसी तरह इसको रोका जाए। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते और जब तक पालन नहीं होगा ये स्थितियां गंभीर होती जाएगी। जायजा भी लिया था हमारे संवाददाता ने। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो अब जो है जिला प्रशासन 28 नए क्वारंटीन सेंटर जो है राजधानी भोपाल में बनाने जा रहा है। अगर अभी तक की हम बात करें तो जिस तरीके से 10 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ जहांगीराबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही जो है 151 कोरोना पॉजिटिव
मरीज मिले हैं और यही कारण है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा हो सकता है और इसको लेकर जहांगीराबाद में ही जो है 3 से 4 जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके क्षेत्र में रहने वाले लोग जो आसपास 5 से 6 घर हैं जहां कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो सकती है, उन लोगों को इन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। ये सामने जो मेरे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बड़खेड़ी का जो स्कूल है ये है और इसको चयनित किया गया है क्योंकि इसके सामने रशीदिया स्कूल भी है, एक बड़ा कैंपस है इस स्कूल का और यहाँ पर इस स्कूल को जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 4 अन्य स्कूल भी हैं जिनको जो है क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। और अब जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं प्रयास है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने से पहले जो है कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए और इसी के प्रयास में 28 नए क्वारंटीन सेंटर भोपाल में जगह जगह बनाए जा रहे हैं। देखना यह है कि इससे कितना लाभ होता है और वाकई में जो कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार जिला प्रशासन सरकारें जो काम कर रही हैं और हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो नियम बनाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उनका बेहतर तरीके से पालन करें, तभी जाकर कोरोना का जो हॉटस्पॉट है राजधानी भोपाल, वहां पर जो है इसकी रोकथाम हो सकती है और इसके मरीजों की संख्या में जो है कमी आ सकती है। चलिए, तो क्यों बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, यही हमारी खबर है। और लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर में जरूर थोड़ा सा राहत देने वाली खबर है कि वहां अब लगातार मरीजों में संख्या कम हो रही है। लेकिन भोपाल में ऐसा क्यों हो रहा? भोपाल तो राजधानी है, अफसर दिखाई भी दे रहे हैं फील्ड पर, तमाम सारी चीजें दिख रही, फिर भी खतरा बना हुआ। आकाश से समझते हैं, आकाश लगातार IND24 की टीम हर जगह मौजूद है। कोरोना का खतरा टीम के लिए भी है, हमारे संवाददाताओं के लिए भी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, कैसे बचते हुए काम कर रहे हैं और ये हमारी ड्यूटी भी है। समझते हैं आकाश। आकाश, आप उस क्षेत्र में पहुंचे जहां पर इस समय कोरोना का खतरा बना हुआ है और मैं देख रहा था कि आपने सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया, अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन वहां के लोग क्या कर रहे हैं? क्या जिस तरह से जो नियमों का पालन करने की बात कही जा रही वो कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही, खासकर जहांगीराबाद और मंगलवारा में। जी बिल्कुल, जहांगीराबाद, मंगलवारा या कुएं फिजा की बात करें मनोज जी, तो ये जो है एक तरीके से एपिक सेंटर जो है राजधानी भोपाल का बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें तो जहांगीराबाद में ही जो है अभी तक अगर हम बात करें तो बीते 3 से 4 दिनों में लगातार रोजाना जो पॉजिटिव केस के मामले सामने आ रहे हैं उसमें 10 से ज्यादा यानी डबल डिजिट के जो नंबर्स हैं वो सीधे जहांगीराबाद से निकलते हैं। अभी तक अगर हम देखें तो जहांगीराबाद में कुल 154 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है क्योंकि लगातार यहां पर जो है कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो खतरा है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि घर जो है काफी पास पास बने हुए हैं, सघन बस्ती है, गलियां काफी ज्यादा हैं और गलियों से जो है लोग आसानी से एक दूसरे के घरों में अभी भी आ जा रहे हैं और यही कारण है कि इसके कारण ही स्वास्थ्य विभाग को इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सील तो कर दिया गया है, लेकिन जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां से अभी भी लोगों की आवाजाही जारी है और यही कारण है कि यहाँ प्रशासन को भी लग रहा है कि इस क्षेत्र में जो है कोरोना की रोकथाम अगर सही समय पर नहीं की गई तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कोरोना पॉजिटिव एक कोरोना एपिक। लेकिन आकाश, आपने एक बात कही है कि सही समय पर नहीं की गई, तो वो सही समय आएगा कब? सही समय तो यही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि दूर रहिए, एक दूसरे चैन सिस्टम तोड़ने की बात कही जा रही है, फिर और सही समय का इंतजार है क्या? जी बिल्कुल मनोज जी, सही समय यानी क्योंकि प्रशासन तो अपने तरीके से सारी कोशिशें कर रहा है लगातार, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो है डॉक्टरों की 8 टीमें वहां पर विशेष रूप से भेजी गई हैं जहांगीराबाद क्षेत्र में, चाहे हम छब्बन चौराहे की बात करें, जिंसी चौराहे की बात करें या उससे आगे का जो रास्ता आता है, चौराहा आता है, मार्केट आता है, यहाँ पर लगातार जो है टीमें मौजूद हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सैंपल देने के लिए घर से निकल कर आए, लेकिन लोग जो है अभी भी सैंपलिंग के लिए जो है राजी नहीं हो रहे हैं। कई लोगों को प्रशासन द्वारा बार बार समझाइश दी जा रही है। खास तौर पर अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जो है एक गमी वहां पर हुई थी और उस गमी के दौरान जो है बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और जिस व्यक्ति के यहाँ गमी हुई थी उस व्यक्ति के घर गए थे और वहां से पूरी एक चेन बनी है। उस चेन को अब ब्रेक करने की कोशिश जो है जिला प्रशासन की, और यही कारण है कि 8 से ज्यादा टीमें जो है इस क्षेत्र में लगाई गई हैं कि लगातार यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जा सकें, जिससे कोरोना पॉजिटिव अगर कोई पेशेंट है तो उसकी जो है तत्काल उसकी पहचान हो सके और उसको क्वारंटीन और जो उचित उपचार है वो जो है समय पर दिया जा सके और इसकी चेन ब्रेक की जा सके। जी मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आकाश, एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप पूरे मध्य प्रदेश को, भोपाल में बैठे हैं, आप राजधानी से पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर को देखते हैं, चलते चलते ये भी बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की स्थितियां क्या कह रही है?
बिल्कुल मनोज जी, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में जो 4 हॉटस्पॉट जिले हैं, अगर हम बात करें इंदौर, उज्जैन, भोपाल और बड़वानी, तो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर देखें तो लगातार पेशेंटों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। लेकिन इंदौर और भोपाल में हॉटस्पॉट जरूर है, थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन उज्जैन में स्थिति क्रिटिकल है। और खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को माना था कि उज्जैन में चलिए आकाश, समझ गए हम। आप बनाए रखिएगा, निगाह बनाए रखिएगा। और IND24 आपसे बार बार ये अपील करता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, घरों से मत निकलिए। लेकिन कितने दिन आप घर में रहेंगे, और जब घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर निकलिए, तो इस चीज से बचा जा सकता है। और हम सब सहयोग करेंगे तो हमें लगता है ये जंग हम जीतेंगे। लगातार हम ये कहते रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली और बहुत अच्छी खबर जो आपको राहत देगी सुनकर। यदि कोरोना का संकट दिखाई दे रहा है तो संकट के बीच में एक बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही, और ये खबर उज्जैन से है, जहां इस समय सबसे ज्यादा स्थितियां खराब है। समझ लेते हैं इस खबर को भी। आप देखिएगा कि जो खबर आ रही है वो उज्जैन की है। यहां 89 वर्षीय वृद्ध ने जीती है कोरोना से जंग। स्वस्थ होकर घर पहुंचे 89 वर्षीय संजीवन लाल दिसावल। मोहल्ले वासियों ने इनका थाली और शंख बजाकर स्वागत किया, और स्वागत करने के साथ ही ये दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा ये तस्वीर है, बहुत ही अच्छी तस्वीर है। लगातार ये खबरें आ रही है देश भर से कि जिनकी उम्र 50 से ऊपर है उनके लिए खतरा ज्यादा है। इस वक्त कमलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कमलेश से समझ लेते हैं। कमलेश, क्या है, किस तरह का ये माहौल रहा है, और जब वो पहुंचे 89 वर्षीय वृद्ध तो किस तरह से उनका स्वागत किया? और ये पूरे देश के लिए एक तरह से कहा जाए तो लोग इससे समझेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत। जी हाँ, यहाँ आईडी से कल 13 मरीज, तो उसमें से एक 89 वर्षीय मरीज भी थे, और जिनकी उम्र 89 वर्षीय सबसे अधिक उम्र के बुजुर्ग थे, जिनका नाम जीवन लाल जी देसावल। जब वो स्वस्थ होकर अपने कॉलोनी मोहल्ले में पहुंचे तो वहां के लोगों ने शंख थाल और घंटी बजाकर उनका स्वागत किया। और देखने वाली बात यह है कि इतनी अधिक। चलिए कमलेश, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये थी मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी निगाह बनी हुई है। और आप भी जानना चाहते होंगे कि कौन सी ऐसी 5 बड़ी खबर है। दुनिया भर की खबर देखने की जरूरत नहीं है, आप 5 खबरों में समझ जाएंगे कि इस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। और यही है हमारा मिड सेशन। कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।